आज हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। रिकॉम्बिनेंट का आर, डीएनए का डी और टेक्नोलॉजी का टी। RDT भी कहा जाता है शॉर्ट में। ये RDT क्या होती है, जैसे इसके नाम से ही लग रहा है, टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी। ऐसी टेक्नोलॉजी या तकनीकी जिसमें डीएनए को मैनिपुलेट किया जाता है या डीएनए को रिकम्बाइन किया जाता है। जैसे दो स्पीसीज हैं, दोनों से उनका डीएनए लेके उनको कंबाइन किया जाता है, रिकम्बाइन किया जाता है और वो क्या बनता है, rDNA या काइमेरिक डीएनए कहा जाता है। और उसके बाद हम उसे होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करके और उसका एक्सप्रेशन करा करके प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। तो RDT में हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए जीन्स का मैनिपुलेशन करके प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। ये RDT में जो हम जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहली स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, हमारा जो इच्छित जीन है, डीएनए है, जिसे हमें क्लोन करवा करके और उसके बाद उसको एक्सप्रेस करा के प्रोडक्ट प्राप्त करना है, वो हमारा क्या है, डिजायर्ड डीएनए। तो सबसे पहले उस डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट करना है या उसे विलगित करना है, निकालना है। उसके बाद ये जो अपना डिजायर्ड डीएनए है उसको वेक्टर डीएनए के साथ कंबाइन करना होता है। तो क्या चाहिए, अब हमें वेक्टर चाहिए। तो उसके बाद हमें क्या आइसोलेट करना पड़ेगा, आइसोलेशन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। हमें डिजायर्ड डीएनए भी मिल गया और क्लोनिंग वेक्टर भी। अब हमें इनको कंबाइन करके rDNA या काइमेरिक डीएनए प्राप्त करना है। तो तीसरा स्टेप होगा प्रोडक्शन ऑफ rDNA या फिर कहें काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक डीएनए मिलने के बाद इसको हम किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे क्लोनिंग के लिए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ काइमेरिक डीएनए इनटू होस्ट सेल। होस्ट सेल में इसको ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद होस्ट सेल में जाने के बाद ये बार बार क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, इसकी क्लोनिंग होंगी, इसकी बहुत सारी कॉपीज बनेंगी। तो मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, ये मल्टीप्लाई होने के बाद, ये इसकी क्लोनिंग होने के बाद जिन सेल्स में, क्योंकि सभी सेल्स में तो rDNA जाएगा नहीं, तो जिन सेल्स में ये काइमेरिक डीएनए जाएगा उन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ सेल्स विद rDNA। ये होने के बाद क्या मिलेगा, क्लोनिंग हो गई। क्लोनिंग होने के बाद क्या होता है, उस जीन का एक्सप्रेशन होगा। तो एक्सप्रेशन ऑफ जीन, और इसका एक्सप्रेशन होगा तो हमें ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या मिलेगा, कोई प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये प्रोडक्ट मिलेगा RDT की सहायता से। जो भी हमें प्रोडक्ट मिलते हैं तो वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए मिलते हैं। तो RDT की हम कई एप्लीकेशंस देखते हैं, कई फील्ड में हैं, जैसे मेडिकल फील्ड में है, इंडस्ट्री में देखें, रिसर्च फील्ड में देखें, एग्रीकल्चर में। तो RDT की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लगभग हर फील्ड में। अब हम सबसे पहला स्टेप देखते हैं आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। कैसे करते हैं इसका आइसोलेशन।
सबसे पहले हम वो सेल लेंगे जिससे हमें डीएनए लेना है, और उस सेल को क्या करेंगे, कुछ एंजाइम से ट्रीट करेंगे। एंजाइम डालेंगे उन सेल्स में, कुछ राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम डालेंगे, प्रोटीएजेज डालेंगे, डिटर्जेंट डालेंगे। तो इनसे हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे। फिनोल डालेंगे। तो ये सब डालेंगे तो उनकी सबसे पहले बाहर की सेल वॉल, अगर प्लांट सेल है, फंजाई की सेल है, तो अगर फंजाई की सेल काइटिन की बनी है तो काइटिनेज एंजाइम डाल देंगे। प्लांट सेल है, उसकी सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है तो सेलुलेज एंजाइम डालेंगे। तो जो भी अगर सेल वॉल है सेल के बाहर, तो हम उसकी सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए एंजाइम डालेंगे, और सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड करने के लिए डिटर्जेंट डालेंगे, और प्रोटीन को उसके बाद, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, उससे उस सेल से डिजायर्ड डीएनए चाहिए, तो हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो जो उस सेल में प्रोटीन है उसको डिग्रेड करने के लिए प्रोटीजेज एंजाइम डालेंगे, उसका आरएनए है उसके लिए आरएनएज डालेंगे। तो ये सब डिग्रेड हो जाएंगे, हमें सिर्फ क्या मिलेगा, डीएनए। तो इसका इस सेल को करने के बाद ये सारा डाल करके क्या करेंगे, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद में उसमें हम चिल्ड इथेनॉल डालेंगे, और चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद हमें प्राप्त होगा डीएनए। इस डीएनए को क्या करेंगे, क्योंकि ये तो पूरा डीएनए आ गया, हमें तो सिर्फ डिजायर्ड डीएनए एक छोटा पीस चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, इसको हम किससे कट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से। ये हम आगे बात करेंगे, RE रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या होते हैं, इससे हम ट्रीट करेंगे। तो ये डीएनए को बीच बीच में काट देते हैं, एंडोन्यूक्लियेज है मतलब बीच में से न्यूक्लियोटाइड्स के कट लगाएंगे, और हमें छोटे छोटे डीएनए पीसेज मिलेंगे, खंड मिलेंगे, और इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से अलग कर लेंगे, और बाद में सदर्न ब्लोटिंग से हमें डीएनए पीसेज मिल जाएंगे। ये ब्लोटिंग अलग अलग होती है, सदर्न ब्लोटिंग होती है वो डीएनए के लिए होती है, नदर्न ब्लोटिंग होती है वो आरएनए के लिए होती है, और वेस्टर्न ब्लोटिंग होती है वो प्रोटीन के लिए होती है, जो हम आगे देखेंगे जब इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे तब। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। सेकंड स्टेप हम देखते हैं आइसोलेशन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर, अब ये वेक्टर हैं वो ज़्यादातर हम क्या लेते हैं, प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड कई टाइप के वेक्टर हो सकते हैं, जैसे प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज है, कोस्मिड है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम है। तो कई टाइप के वेक्टर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो बैक्टीरियल सेल में होते हैं। और आपने पहले भी पढ़ा है, आप जानते हैं प्लाज्मिड क्या होता है। ये बैक्टीरियल सेल में पाए जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, जो सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता रखता है। तो ये अगर हम प्लाज्मिड लेते हैं तो उसको कैसे आइसोलेट करेंगे, मान लिया ये बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल में हम क्या डालेंगे, EDTA डालेंगे, लाइसोजाइम डालेंगे, और सोडियम लोरिल सार्कोसिनेट डालेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ये प्लाज्मिड डीएनए मिलेगा। और इस प्लाज्मिड को हम वही इलेक्ट्रोफोरेसिस करके क्या कर लेते हैं, इसको आइसोलेट कर लेते हैं। तो हमें ये भी मिल गया है प्लाज्मिड। अब हम इस प्लाज्मिड को और इस डीएनए को, इन दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से कट लगाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कैसे करते हैं। तो अब
यहाँ से हमें क्या मिल गए, ये डिजायर्ड डीएनए मिल गए इलेक्ट्रोफोरेसिस से, और यहाँ भी हमें क्या मिल गया है, प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड को और इस डिजायर्ड डीएनए को हमने कहा सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से कट किया है। तो प्लाज्मिड को डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए था, इसको कट किया तो ऐसा ये स्टिकी एंड हमें प्राप्त हुए, और इधर हमारा ये क्या मिला, ये डबल स्ट्रैंडेड डिजायर्ड डीएनए है। हमने इसको काटा किससे था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम मान लिया इक्वार फर्स्ट से काटा तो हमें ये स्टिकी एंड मिले, और इन स्टिकी एंड्स ये आपस में जुड़ जाएंगे। कौन से एंजाइम की सहायता से, एक होता है मॉलिक्यूलर ग्लू जिसे कहते हैं डीएनए लाइगेज, ये एंजाइम है वो डीएनए को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहा जाता है। ये जोड़ेगा तो ये डीएनए जो डिजायर्ड डीएनए है वो इस वेक्टर में प्लाज्मिड के साथ जुड़ जाएगा। ये इसके साथ जुड़ के ये जो डीएनए हमें मिला है इसे हम कहते हैं काइमेरिक डीएनए। हमने फर्स्ट स्टेप क्या बताई थी, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, सेकंड आइसोलेशन ऑफ वेक्टर, थर्ड प्रोडक्शन ऑफ काइमेरिक डीएनए। इसका प्रोडक्शन होने के बाद फोर्थ स्टेप क्या थी, इंट्रोडक्शन ऑफ काइमेरिक डीएनए इनटू होस्ट सेल। क्लोनिंग के लिए होस्ट सेल में डालना पड़ेगा। तो मान लिया ये कोई होस्ट सेल है, वो कुछ कोई भी सेल हो सकती है, ये बैक्टीरियल सेल हो सकती है, ये फंगल सेल, जैसे ये मैमेलियन सेल जैसे oocyte भी हो सकता है, प्लांट सेल भी हो सकती है। उसके अंदर मान लिया ये बैक्टीरियल सेल है जैसे इकोलाई, बेसिलस सबटिलिस, कुछ भी हो सकता है। ये इसका मेन क्रोमोसोम है, और ये हमने यहाँ क्या डाल दिया है, काइमेरिक डीएनए। ये चौथी स्टेप हो गई हमारी। इसमें होस्ट सेल में इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद इसकी क्या होगी, क्लोनिंग होगी, मल्टीप्लिकेशन होगा, और उसके बाद हम इसका जिन सेल्स में क्लोनिंग होने के बाद में जिन सेल्स में आरडीएनए होगा उन सेल को सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्टेबल मार्कर की सहायता से, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सेल जो जीन होती हैं उनकी बेसिस पे। और ये होने के बाद लास्ट स्टेप है एक्सप्रेशन ऑफ जीन। तो ये पूरी प्रोसीजर है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की।